हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बेटा। आज आपका डे 4 है इंग्लिश मीडियम का। अगर आप हिंदी मीडियम हो तो ये वीडियो, इसका लिंक आपको हिंदी मीडियम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब वहां जाकर हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ लेना। बच्चों, दिल्ली पॉलिटेक्निक या किसी भी स्टेट की पॉलिटेक्निक अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपका यहां पर स्वागत है। यहां पर जो तैयारी की जाती है उस हिसाब से तैयारी की जाती है ताकि आपकी रैंक एक बार में गारंटेड आ जाए। आप कहोगे सबूत क्या है सर, ऐसे तो सारे बताते हैं। तो सबूत कुछ नहीं बेटा, सबूत एक छोटा सा मैं आपको दिखाता हूं, अपना रिजल्ट दिखा देता हूं, शायद इससे बड़ा सबूत नहीं होगा। ये रैंक देख लीजिए और आप पूरे गूगल पे सर्च मार लीजिए। इससे अच्छा रिजल्ट आपको किसी एक जगह मिल जाए तो मुझे भी जरूर बता देना, मैं भी जानना चाहूंगा। ठीक है बेटा, तो ये रैंक देखिए, टॉप लेवल की रैंक है। तो ये तो टॉप लेवल की रैंक है। सिलेक्शन कितने बच्चों का है आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो कि अगर टॉप लेवल के बच्चे इतने ज्यादा है, अगर टॉप लेवल के रैंक के इतने ज्यादा बच्चे हैं तो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो, इतना समझदार आप सब हो, कि टोटल सिलेक्शन जो गवर्नमेंट हुई होगी वो कितनी ज्यादा हुई होगी। ये सभी रिजल्ट ये 2019 का है, अभी प्रीवियस ईयर का 2020 चल रहा है अभी बेटा। इसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको डाल रखा है। सभी रिजल्ट यूट्यूब पे डले हुए हैं, आप वहां से देख सकते हो कि A to Z रिजल्ट ऑथेंटिक है, सही है, ताकि आप ये जान सको कि जहां पे आप पढ़ रहे हो पहले वहां पे भरोसा कर सको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें अपने बारे में। अब आप जान लोगे कि ऐसा रिजल्ट क्यों आता है, क्योंकि पढ़ने का तरीका। बच्चों, यहां पे जो पढ़ाया जाता है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाता है। इसमें कुछ भी आपको फालतू नहीं बताऊंगा मैं। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है और मेरे पास भी बिल्कुल समय नहीं है कि हम दोनों फालतू बकवास कर सकें। इसलिए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे। जो चीज समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करके पूछना कि सर ये चीज समझ में नहीं आया। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा 3 सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। एटम के कितने सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं? याद रखिए, सब एटॉमिक पार्टिकल की बात हो रही है। तो बच्चों, किसी भी एटम में देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल इन अ एटम। किसी भी एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। आप सब जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। क्लियर है? अब मैं आपको थोड़ा सा 30 सेकंड का समय लूंगा, एक बात बताना चाहूंगा। शायद आपने डे 3 का वीडियो देखा होगा। मैंने उस समय आपसे कहा था कि डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी गलत साबित हो गई थी। क्यों गलत साबित हुई थी? क्योंकि बच्चों ने, डाल्टन्स ने अपनी बुक में लिखा था, एटॉमिक थ्योरी की बुक में लिखा था कि एटम जो होता है वो अनडिविजिबल होता है, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। बट हुआ क्या, जो लेटेस्ट वैज्ञानिक आए, नए वैज्ञानिक आए, आप जैसे नए बिल्कुल जो दिमाग वाले बच्चे आए, उन्होंने क्या करा, एटम को ब्रेक डाउन करा। और ब्रेक डाउन नहीं करा, एटम के अंदर 3 सब पार्टिकल ढूंढ लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इस तरह से जो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी थी वो गलत साबित हो गई। तो वो समय बीत चुका था। दुनिया आगे बढ़ती जाती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती जाती है और पुरानी टेक्नोलॉजी बेकार होती जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये तो पता लग गया, एटम के अंदर 3 सब पार्टिकल होते हैं। अब एक एक के बारे में बात करेंगे। देखिए, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कौन सा होता है? तो बच्चों, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। याद रखोगे, नेगेटिवली 3 पार्टिकल बने ना आपने अभी, मैंने आपको 3 पार्टिकल बताया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इन तीनों में नेगेटिव चार्ज कौन होता है? तो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, जिसकी खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। याद रखोगे कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की खोज जे थॉमसन ने की थी और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को या तो सिंपल ई से रिप्रेजेंट करते हैं या ई माइनस से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर हो गया बेटा? इलेक्ट्रॉन को 2 प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। आइदर या तो आप इसे ई से रिप्रेजेंट करोगे या ई माइनस से रिप्रेजेंट करोगे। तो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का ये मेथड होता है। नेक्स्ट बात कर रहे थे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। आंसर क्या दोगे? नेगेटिव चार्ज। तो मैंने लिख भी रखा है -1, आप इसे -1 बोल सकते हो। -1 यूनिट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है बच्चों, उसे -1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होता है। तो ये था इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। इसको ई से डिनोट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है -1। क्लियर हो गया? अब आते बच्चों प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज की थी बच्चों ई गोल्डस्टीन ने। किसने खोज की थी? ई गोल्डस्टीन ने। अच्छा, एक चीज और बता दूं, कई बुकों में यह कंफ्यूजन है कि प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की या प्रोटॉन की खोज आप आगे पढ़ोगे रदरफोर्ड ने की।
कई बुकों में कंफ्यूजन है, कई बुकों में ई गोल्डस्टीन मिलेगा, कई बुकों में आपको रदरफोर्ड मिलेगा। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ई गोल्डस्टीन टिक करूं या रदरफोर्ड टिक करूं। तो एज पर द सिलेबस, जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें बच्चों ई गोल्डस्टीन का नाम है, तो आप ई गोल्डस्टीन टिक करना, क्योंकि मार्किंग स्कीम में ई गोल्डस्टीन ही सही ऑप्शन है। क्लियर हो गया? तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। लिखा हुआ ई गोल्डस्टीन फाउंड दैट अ पार्टिकल, इन्होंने एक पार्टिकल को खोज की थी डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल अलग था, इज परसेंट इनसाइड द एटम, जो एटम के अंदर था। तो इतनी बातें क्यों याद करोगे? अपनी एक फेयर कॉपी उठा लो और उसमें लिख लो ई गोल्डस्टीन, आगे लिख लो प्रोटॉन। इतनी बात याद रखो कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है, प्रोटॉन की खोज सॉरी ई गोल्डस्टीन ने की थी। क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं। अब प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है सर? पॉजिटिवली चार्ज। प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सिंपल पी या पी प्लस। आप देखो कितनी समानता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को पी से डिनोट करते हैं। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन के लिए -1 रिप्रेजेंट करते हैं ना, ऐसे ही प्रोटॉन के लिए बेटा 1 यूनिट प्लस का रिप्रेजेंट करते हैं। +1 यूनिट, याद रखना +1 यूनिट। इलेक्ट्रॉन का क्या था? -1 यूनिट, उसका मास जो होता है रिलेटिव मास वो -1 होता है, और इसका होता है +1 प्रोटॉन के लिए। क्लियर हो गया? तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए, कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना आपको। एक्स्ट्रा पढ़ोगे आपकी रैंक नहीं आएगी, क्योंकि मैं देखता हूं गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सारे जो ऐप है, इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा नहीं आता एग्जाम में, आपको वही चीज पढ़ना है जो पॉइंट टू पॉइंट आपके सिलेबस में है। तो ये सब कुछ आपके सिलेबस के पार्ट्स है। एक तरह से आपके नोट्स बन गए। ये जो पॉइंट आप पढ़ रहे हो, एक तरह से आपके नोट्स भी तो तैयार हो रहे हैं। तो एक नोट तैयार कर लीजिए ताकि उसे जहां मर्जी आप बैठ के अकेले रिवाइज कर सको। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते बेटा। जे थॉमसन, जे थॉमसन जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की, ये फर्स्ट साइंटिस्ट था, ये पहला वैज्ञानिक था हु प्रपोज अ मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर एक मॉडल दिया था। और ये एग्जाम में आ चुका है कि who was the first scientist who proposed a model for the structure of atom। बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो मॉडल दिया था, सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था बच्चों? जे थॉमसन था, जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। आपको यहां तक क्लियर हो गया? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब तो पॉइंट नंबर 10 क्या है बेटा? हाँ जी, आ गया थॉमसन प्रपोज दैट। अब आपने बात करी कि सबसे पहला मॉडल किसने दिया? थॉमसन ने दिया। तो क्या दिया ये भी तो जानोगे ना भाई कि थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल क्या दिया ऐसा। देखिए, इन्होंने कहा था एक एटम जो होता है ना बच्चों, वो एक पॉजिटिव चार्ज होता है। आप बिलीव नहीं मानोगे, ये एग्जाम में कम से कम 10 तो 12 बार मैं देख चुका हूं कि एटम जो होता है पॉजिटिव चार्ज स्पेयर होता है। ये बात सबसे पहले किसने कही थी बच्चों? ये जे थॉमसन ने कही थी कि एटम जो होता है वो एक पॉजिटिव चार्ज स्पेयर होता है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड। इम्बेडेड का मतलब है धसे होना, जैसे कीचड़ में कोई धस जाता है ना बेटा, वैसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इम्बेडेड होते हैं। किसके अंदर? एटम के अंदर। तरबूज सबको पसंद है, देखा है तरबूज? बीज आपने देखे हैं? जस्ट लाइक तरबूज जो है पॉजिटिव चार्ज स्पेयर है, और जिसको सीड्स हैं, बीज जो है वो उसमें धसे होते हैं, इम्बेडेड होते हैं। तो यही बात थॉमसन ने कही थी कि एटम जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज स्पेयर होता है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों वो इम्बेडेड होते हैं, वो धसे हुए होते हैं। पहला पॉइंट याद हो गया। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होगा वो इक्वल होगा। किसी भी एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वल होगा। इसका ये सिंपल भाषा में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात भी सबसे पहले जे थॉमसन ने कही थी, और इसलिए एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल होता है। एटम कैसा होता है? न्यूट्रल। एक्चुअल में एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, ना वो पॉजिटिव चार्ज होता है ना वो नेगेटिव चार्ज होता है, वो न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल होते हैं। अभी 2 साल पहले जामिया पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन आया था कि एटम का जो चार्ज होता है वो क्या होता है? एटम, व्हाट इज द चार्ज ऑफ एटम? ऑप्शन आपको दे देगा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल चार्ज और ऑल दी अबव या नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी दे सकता है। तो बच्चों एटम जो होता है न्यूट्रल होता है। अभी मैं आपकी बात करता हूं, अभी राजस्थान की पॉलिटेक्निक की बात करता हूं, उसमें पिछले साल क्या आया
कि एटम न्यूट्रल होता है। ये बात किस साइंटिस्ट ने कही थी? तो जे थॉमसन ने। आज दिल्ली पॉलिटेक्निक की बात करो तो वहां पूछा था कि किसी भी एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, फिर ऑप्शन दे इक्वल होता है, अनइक्वल होता है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है, इस टाइप के कई भी तरीके से घुमा सकते हैं। तो जे थॉमसन ने 3 बात कही थी बेटा। पहला, एटम पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वल होता है, और एटम जो होता है बच्चों वो न्यूट्रल होता है। वो न्यूट्रल होता है एटम, किसी पर भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज नहीं होता। ये डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। ये जो है एटम है बेटा, इसके पॉजिटिव चार्ज है, लिखा हुआ पॉजिटिव चार्ज आपके लिए स्पेशली। कितनी मेहनत करी है मैंने, देखो ये पॉजिटिव चार्ज कितनी मेहनत लगी है पता आपको लिखने में। मुझे नहीं आता ना भाई इतना कंप्यूटर, मैं तो लिखवाया है किसी बच्चे की मदद से, बड़ी मुश्किल से लिख पाया मैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, तो इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। यही बात तो बोली थी कि इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। क्लियर हो गया बेटा? चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं 1909 में। ठीक है, दुनिया ने थोड़ी तरक्की करी, थोड़ी आगे बढ़ गया। अब आगे 1909 में और एक बहुत बड़े वैज्ञानिक आ गए दुनिया में जिनका नाम था रदरफोर्ड। क्या नाम था बेटा? रदरफोर्ड। इनके एक्सपेरिमेंट ने दुनिया में एक तरह से, वर्ल्ड में एक तरह से बहुत ज्यादा नाम करा। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था वो जानने से पहले आप कुछ बातें समझो कि रदरफोर्ड परफॉर्म अल्फा, ये याद रखना अल्फा। इन्होंने जो पार्टिकल लिए थे ना, अल्फा रे लिए थे। याद रखना, अल्फा वर्ड याद रखना, बस इतना ही काम है। रदरफोर्ड का संबंध अल्फा से, इतना याद रखो। ठीक है, ही बॉम्बार्ड अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल। इन्होंने गोल्ड फॉइल लिए थे। मैंने आपसे क्या कहा वीडियो के स्टार्टिंग में? रैंक चाहिए ना आपको, तो आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ रहे हो तो आई एम सॉरी, आपकी रैंक नहीं आएगी। आप 10 वीडियो देख लो, अलग अलग यूट्यूब पे ढूंढ लो, आप ढूंढते रह जाओगे, पेपर आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, आपका नाम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने पॉइंट टू पॉइंट तैयारी नहीं करी। अरे भाई ये एग्जाम है, ये एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन आंसर दिया हुआ है ना, तुम्हें तो टिक करना है, तुम्हें तो पहचानना है। तो मेन चीजें जानो ना कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल लिया था, सोने की पिन्नी ली थी, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल मारे थे। रदरफोर्ड आप सबने पढ़ा होगा, मैं जानता हूं आप सबने, आप जहां भी पढ़ोगे, जिस भी अच्छे टीचर से पढ़ोगे, सभी टीचरों ने आपको यह बात बताई होगी। बस क्या है, समय के साथ थोड़ा आप भूल गए, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं ना, मैं आपको बताऊंगा, आपको याद दिलवा दूंगा। रदरफोर्ड ने बेटा गोल्ड फॉइल लिया था, सोने की पिन्नी ली थी, उस पर अल्फा पार्टिकल मारे थे, अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डेड की थी, और ये जो था रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था। और उसके बाद इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन देखा? तो 3 बातें। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल मारा और गोल्ड फॉइल लिया था, और एक्सपेरिमेंट 1909 में हुआ था। अब एक्सपेरिमेंट होने के बाद उन्होंने क्या रिजल्ट देखा? ऑब्जर्वेशन क्या थी? ऑब्जर्वेशन ये थी कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, अधिकतर जो अल्फा पार्टिकल थे बच्चों वो पास हो गए, सोने के पिन्नी के बिल्कुल आर पार हो गए, गोल्ड फॉइल के बिल्कुल पार चले गए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो थे वो गोल्ड फॉइल के बिल्कुल पार हो गए। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जो डिफ्लेक्टेड हो गए। डिफ्लेक्टेड का मतलब होता है उनका डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया, उनका जो अल्फा पार्टिकल जा रही थी वो हल्का सा डिफ्लेक्टेड हो गया। डिफ्लेक्टेड का मतलब ये होता है बच्चों कि जब कोई रे सीधी जा रही है और हल्की सी टर्न हो गई किसी कारण से, तो सब अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रखना है कि 12,000 पार्टिकल में से पर 12,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल ऐसा भी था बच्चों जो वापस आ गया, रिबाउंड हो गया, वो वापस आ गया। और यही था एक्सपेरिमेंट का मेन हिस्सा कि वापस क्यों आया। ऐसा क्या है अल्फा पार्टिकल में, ऐसा क्या है एटम में कि 12,000 में से एक पार्टिकल वापस क्यों आया। तो रदरफोर्ड के बारे में एक लास्ट बार आपको बताता हूं क्या क्या चीज याद रखनी है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किया 1909 में, इन्होंने अल्फा पार्टिकल मारे, किस पे मारे? गोल्ड फॉइल पे मारे। ऑब्जर्वेशन क्या था कि अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के पार हो गया। दूसरा, सम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो डिफ्लेक्टेड हो गए, और 12,000 में से एक पार्टिकल वापस आ गया, अल्फा पार्टिकल, अल्फा रे वापस आ गई। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बाद, ये तो एक्सपेरिमेंट था बच्चों, मॉडल अलग होता है। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल आया, फिर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, फिर दुनिया को उन्होंने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दिया। तो उनके एटॉमिक मॉडल की जो मेन बातें थी वो 3 थी, और ये तीनों ही बातें मैंने आपसे कहा था कि दुनिया के अंदर एक तरह से बहुत नाम हुआ इनका, और माना जाने लगा कि ये जो थ्योरी है वो सबसे एक्यूरेट है। तो इसमें क्या था?
देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा एटम के बीच में एक सेंटर होता है। आपको याद है जे थॉमसन ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन होता है, स्फीयर होता है और अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन्होंने ये थोड़ी बताया कि कोई सेंटर भी होता है। सेंटर की खोज, जिसका बाद में नाम पड़ा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इन द एटम किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु टोल्ड द वर्ल्ड दैट in an atom there is a positive charge center which is called nucleus। रदरफोर्ड पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने दुनिया को बताया कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर होता है एटम के अंदर और जिसका नाम न्यूक्लियस रखा गया। द मास ऑफ एन एटम, जो किसी भी एटम का मास होता है वो अधिकतर उसके न्यूक्लियस में होता है। याद रखोगे, एटम का मास कहां पाया जाता है? उसके न्यूक्लियस में। और ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि द मास ऑफ एन एटम रेसिस्ट इन द, आपको लिख देगा न्यूक्लियस या कोई और ऑप्शन दे देगा, अराउंड द न्यूक्लियस, आउटसाइड द न्यूक्लियस। क्या कर लोगे? एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। और चार ऑप्शन में तो आपको पता है, लगते चारों सही है, वहां तो मत्था चकरा जाता है जी, चारों में से लगाएं क्या, क्योंकि चारों ही सही लगते बच्चा। सबसे दिक्कत तो यही है चार ऑप्शन में। तो इसके लिए तरीका क्या है? एग्जैक्ट याद करो, कॉपी में लिख लो, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो क्या बताया? एटम पॉजिटिव चार्ज सेंटर होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं और किसी भी एटम का जो मास होता है वो उसके न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं। ये मान लो, मैंने कहा ये जो है, जहां पे आपको कर्सर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये सेंटर है। जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो उसके चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ऐसा लगता है घर से खाली हो, घूम रहे हो। किसके चारों ओर? न्यूक्लियस के चारों ओर। चलिए आप ऐसे याद कर लो। आपने थोड़ा प्लेनेट के बारे में जाना होगा। सन जो है वो आप मानो न्यूक्लियस है और सारे प्लेनेट क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो आपको जानकारी होगी कि सन के चारों तरफ सारे प्लेनेट राउंड एंड राउंड घूमते रहते हैं। तो जो सन हो गया वो आपका न्यूक्लियस हो गया। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं बेटा, सन जो हो गया न्यूक्लियस हो गया और सारे प्लैनेट जो उसके अराउंड घूम रहे हैं वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों ओर, चारों तरफ घूमता है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप सिंपल याद भी रख सकते हो। भाई नाम ही है न्यूक्लियस, सेंटर तो छोटा ही होगा, इसमें कुछ बड़ी बात तो नहीं बोली इन्होंने। लेकिन क्योंकि बड़े वैज्ञानिक की कोई भी बात होती है ना बेटा, बड़े लोग कोई भी बात कह देते हैं, उसे बड़ा मान लिया जाता है। क्योंकि बड़े लोग हैं ना बेटा, हमारी बात कोई बड़ा नहीं मानेगा क्योंकि हम नहीं है, हमारा नाम नहीं है दुनिया में। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो इनकी बात ये भी लिख दी गई क्या कि न्यूक्लियस का साइज जो होता है बहुत छोटा होता है। किसके मुकाबले? एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, एटम के साइज के मुकाबले जो न्यूक्लियस का साइज होता है बहुत छोटा होता है। तो एक बार जल्दी से आपको रिपीट कर देता हूं। एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज सेंटर होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। एटम का सारा मास न्यूक्लियस के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर अराउंड घूमता है और न्यूक्लियस का साइज एटम के कंपैरिजन बहुत छोटा होता है। क्लियर हो गया? अगला आता है बेटा ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब ड्रॉबैक मैं आपको बताऊं, केवल ड्रॉबैक कम से कम आधे पेज से एक पेज का आंसर है इसका। तो आप इतना याद करोगे क्या? और क्यों याद करोगे भाई? जब वहां पूछना ही नहीं आपसे, आज चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो आप क्यों याद कर रहे हो? आप मेरी एक चीज याद कर लेना, रदरफोर्ड का मेन ड्रॉबैक था स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। बच्चों ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एटम जो था वो स्टेबल होता है बट इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेबल नहीं होता। मैं छोटा सा आपको बताता हूं, माफ कर देना, मैं समझाने के लिए आपको यूज कर रहा हूं। इन्होंने क्या कहा था? न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो जब न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो कभी तो उसकी एनर्जी खत्म होगी ना। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घूमते 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 खत्म हो जाएगी और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म होगी वो बच्चों न्यूक्लियस से टकरा जाएगा और एटम अनस्टेबल हो जाएगा। जबकि वैज्ञानिक जानते थे कि एटम स्टेबल होता है। तो रदरफोर्ड के मॉडल की क्या कमी थी? मेन था स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। वो स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए कि एटम स्टेबल होता है। इससे पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी, वो नहीं समझा पाए इस चीज को। ठीक है, तो उनकी कमी किसने दूर करी? तो अगले वैज्ञानिक ने, नील्स बोर ने। हो सकता है कि मैं भी वीडियो में कोई गलती कर दूं, भाई मैं भी पढ़ाते हुए इंसान हूं, मनुष्य हूं, मैं भी कोई गलती कर सकता हूं। तो आप में से कोई बच्चा कमेंट करके बोलेगा सर ये गलती हो गई आपसे, ये जरा सही कर लेना।
हो जाती है ना गलती। तो ऐसे ही रदरफोर्ड जैसे बड़े वैज्ञानिकों ने गलती कर गई, तो उसको सही किसने कहा? नील्स बोर ने। नील्स बोर में 1912 में मॉडिफाई द रदरफोर्ड, इन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को मॉडिफाई किया, एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, और उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को समझाया कि एटम एक्चुअल में स्टेबल होता है। इनकी एक कही हुई एक बात बहुत अच्छी है, इन्होंने कहा था कि रदरफोर्ड की मॉडल जो है बहुत अच्छा है, वही मॉडल ठीक है। आप इनकी थोड़ा गूगल पे सर्च मारोगे, इन्होंने कहा था कि रदरफोर्ड का दिया हुआ मॉडल सब सही है, उसमें जब स्टेबिलिटी ऑफ एटम है बस उसको ठीक करना है, मैंने केवल उसको ठीक किया है, बाकी रदरफोर्ड का मॉडल बिल्कुल सही है। तो इन्होंने श्रेय नहीं लिया अपना कि मैं नया मॉडल लेके आऊं, उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड का मॉडल सही है, उनके मॉडल को मैं थोड़ा सा ठीक कर रहा हूं। तो नील्स बोर ने अपना मॉडल दिया था और इन्होंने इसको सही किया। क्या सही किया? स्टेबिलिटी ऑफ एटम को सही किया, जो रदरफोर्ड ने गलती कर दी थी। तो क्या मॉडल था ये भी जान लो। तो इनके मॉडल में भी 3 बात थी। अच्छा, एक चीज आपने ध्यान दिया, पहले वैज्ञानिक थे जे थॉमसन, उनके में मॉडल में भी 3 पॉइंट थे। दूसरे साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, उनके मॉडल में भी 3 पॉइंट थे। और तीसरे हैं जे थॉमसन, जो तीसरे हैं नील्स बोर, ये रहा नील्स बोर, इनके मॉडल में बच्चों 3 पॉइंट हैं। तो फिर से वही मॉडल आ गया ना। चलिए स्टार्ट करते हैं कि नील्स बोर ने ऐसी कौन सी बात कही थी। तो पहला, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। अब आप कहोगे सर जी ये बात तो रदरफोर्ड ने भी कही थी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अराउंड घूमता है न्यूक्लियस के। बच्चों आगे नहीं पढ़ा आपने, आगे तो पढ़ो, आधी लाइन पढ़ ली बस वहीं खुश हो गया। बेटा आगे भी तो कुछ लिखा हुआ है कि अराउंड न्यूक्लियस घूमता तो है इन ए फिक्स्ड, लेकिन इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ, एक फिक्स सर्कुलर पाथ पे घूमता है। ऐसा नहीं कि जहां मर्जी घूमता है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करता है, लेकिन एक फिक्स ऑर्बिट पर, एक फिक्स पथ पर, जिसको हम ऑर्बिट या सेल कहते हैं। क्लियर हो गया? तो क्या सही करा उन्होंने? इतनी बात तो वही थी, ये ऐड कर दी कि फिक्स ऑर्बिट पे घूमता है। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी। अब इसका क्या मतलब है सर? इसका यह मतलब है बच्चे कि जब न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अराउंड घूमता है, चारों तरफ घूमता है ना, तो उसके अंदर फिक्स्ड एनर्जी होती है। फिक्स्ड एनर्जी का मतलब है ना तो एनर्जी उसकी बढ़ती है और ना ही एनर्जी घटती है। आप कहोगे सर जी ऐसा कैसे होता है? एक बात बताओ, मैंने सन का एग्जांपल लिया था, सन के चारों ओर प्लैनेट घूम रहे, तो क्या प्लैनेट में से कोई एनर्जी रेडिएट हो रही है, निकल रही है क्या? नहीं ना। तो जस्ट लाइक ये बात उन्होंने कही कि फिक्स्ड एनर्जी वाले जो पार्टिकल होते हैं उनके अंदर एनर्जी ना तो बढ़ती है ना घटती है। तो दीज ऑर्बिट और शेल आर कॉल्ड एनर्जी लेवल, इनको एनर्जी शेल या एनर्जी लेवल कहते हैं। तो यही बात उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों घूमता तो है, लेकिन एक फिक्स ऑर्बिट पे घूमता है, और जब ये फिक्स ऑर्बिट पे घूमता है तो ना तो इसकी एनर्जी बढ़ती है और ना एनर्जी घटती है, और इनको एनर्जी लेवल कहा जाता है। ये बात हमें नील्स बोर ने बताई। इसको मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये रहा इनका डायग्राम, जिसमें ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के फिक्स ऑर्बिट, ये फिक्स ऑर्बिट है, ये फिक्स ऑर्बिट है, फिक्स ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन, फिक्स ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन राउंड राउंड घूमते हैं। ठीक है बेटा, फिक्स ऑर्बिट पे राउंड एंड राउंड घूमते हैं। इनके नाम भी दिए कि न्यूक्लियस है, पहले वाला सेल को बोला के सेल, इसका एल सेल, एम सेल, एन सेल। अच्छा, इसकी भी कहानी है। ये जो के एल एम है ना बेटा, ये आर्मी के रैंक के हिसाब से नाम लिखा गया है। आर्मी के अंदर रैंक होती है ना बेटा, थोड़ा आप रिसर्च करोगे ना गूगल पे तो आपको चीजें में मजा आएगा। ये आर्मी के रैंक के हिसाब से नाम डाला गया। तो मैं तो अभी आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे सिलेबस का पार्ट नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये फिक्स समझ में आ गया, फिक्स राउंड पे घूमता है, इनके नाम डाल दिए KLMN। ऐसे आगे भी हो सकते हैं, अभी तक 4 सेल मैक्सिमम पता लगे हैं। तो इनके नंबर 1 2 3 4 भी आप बोल सकते हो, आगे भी हो सकते हैं। तो K के लिए 1 हो गया, L के लिए 2 हो गया, M के लिए 3 हो गया, N के लिए 4 हो गया। ठीक है, तो यहां पे खत्म होता है आपका, इन्होंने नील्स बोर की थ्योरी यहां खत्म होती है। अब अगला वैज्ञानिक कौन है? अगला है चैडविक। मैं आपको पर्सनली एक एडवाइस देता हूं, ज्यादा मत याद करना, इतना याद कर लेना, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। याद रखिएगा। सर जी हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। तो एक वर्ड याद कर लो बेटा, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। ई इलेक्ट्रॉन, टॉमसन, ईंट हो गया ना, ई इलेक्ट्रॉन, टॉमसन, ईंट पर, प्रोटॉन, रदरफोर्ड,
प्रोटॉन, रदरफोर्ड। और मैंने आपसे क्या कहा था, अगर रदरफोर्ड ऑप्शन में नहीं है तो ई गोल्डस्टीन, अगर रदरफोर्ड ऑप्शन में नहीं है तो ई गोल्डस्टीन। और नाच, न्यूट्रॉन, चैडविक, न्यूट्रॉन, चैडविक, तो ईंट पर नाच। आपको सारे याद हो जाएंगे कि कौन सा कहां पे नाम आएगा किस वैज्ञानिक का। ठीक है, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज कब की थी, 1931 में। अच्छा, न्यूट्रॉन की कुछ खास बात याद रखना, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसका जो मास होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है प्रोटॉन के, और इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं एन से। क्या क्या बातें बोली आप याद कर लोगे, सारी बातें मत याद करना, सारी बातें याद करोगे तो फिर कंफ्यूज होगे, सिर्फ मेन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं उनको याद करो। क्या, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने करी, 1931 में करी, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसका मास इक्वल होता है प्रोटॉन के, क्योंकि ऑप्शन में आ जाता है ना कि द मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू, अब क्या कर लोगे वहां ऑप्शन में आ गया कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, ऑप्शन दे देगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन पे टिक कर देना कि न्यूट्रॉन का मास जो होता है प्रोटॉन के इक्वल होता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ठीक है, अच्छा, इसमें लिख नहीं पाया मैं, एक बात आपको बता देता हूं, जो बच्चे वीडियो पूरा देखते हैं, जिनको मुझे पे भरोसा है, उनको बताना चाहता हूं। देखो, जो पढ़ना नहीं चाहता वो तो शुरू के 2 मिनट वीडियो देखेगा, बंद करेगा और अगले पे पहुंच जाएगा। ऐसा बच्चा नहीं क्वालिफाई करता भाई एग्जाम, ऐसा बच्चा केवल भटकता रह जाता है, इसे कहते हैं अपनी भाषा में मुंह मारना, वो अपना मुंह मारता है इधर उधर। जिनको भरोसा है मुझे वो बच्चे चाहिए, केवल फेथ वाले बच्चे चाहिए कि वो पढ़े। एक बात अब आपको बता दो, इसमें लिखा नहीं है बेटा, याद रखना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, हाइड्रोजन ही एक ऐसा इकलौता एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बोर एंड बरी, ये 2 वैज्ञानिक ऐसे थे, बोर एंड बरी, 2 वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड दिया था, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड दिया था कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। अब हमारे नील्स बोर थे, नील्स बोर भाई ने तो ये कह दिया ना कि इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, लेकिन बरी ने ये बताया कि भैया इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, अब ये बताओ कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। इन्होंने ये तक बता दिया, तो इन्होंने बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूल दिए थे, किन्होंने दिए थे, बोर एंड बरी ने। अब कौन कौन से रूल है जरा ये भी समझ लो, ये सब दिया हो बेटा सिलेबस में, मुझे पता आप सब पढ़ के आए हो, आपने सब पढ़ा होगा, बस भूल गए थोड़ा सा, सर जी भूल गए हम, कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूं। फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट लेवल। तो चलिए कौन कौन से रूल है। पहला, इलेक्ट्रॉन को बांटने का फॉर्मूला होता है बेटा 2n², ये स्क्वायर नहीं, गलती से लिखना बोले बेटा, 2 नीचे आ गया, आई एम सॉरी बेटा, माफ कर देना। ठीक है, ये स्क्वायर आएगा बेटा, 2n²। क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन को बांटने का फॉर्मूला क्या होता है, 2n²। क्या करोगे सब जान के, और क्यों याद करूं भाई, मुझे कौन सा लिखना है ये सब। इलेक्ट्रॉन को बांटने का फॉर्मूला क्या होता है, 2n², और इस फॉर्मूले के हिसाब से के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, देखिए के होता है क्या, 2n² ना, तो 2 की जगह 2, n मतलब क्या, पहला सेल, के होता है पहला सेल, आप भूल गए, अभी पढ़ाया मैंने, 5 मिनट भी नहीं होंगे, के मतलब पहला सेल, तो 2 की जगह 2 आ गया, n की जगह 1, 1 का स्क्वायर, n की जगह 1, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 से मल्टीप्लाई करो 2 आ जाएगा। ये हो गया के लिए। ठीक है, अब आते हैं एल के लिए, तो एल के लिए क्या होगा, क्या था, 2n², 2n², तो 2, n क्या आएगा 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 4, 4 2 जा 8। आई होप आपको समझ में आ गया भाई, इतने बड़े लेवल पे तैयारी कर रहे हो, ये तो क्लियर हो गया ना। 2n², तो 2 की जगह 2, n की जगह 2, क्योंकि l दूसरा सेल होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 2 8। अब तीसरे के लिए क्या होगा, 2 3², तीसरे m सेल में कितने आएंगे, m सेल में 2 3², 3² 9, 9 2 जा 18 आ गया, और n सेल्फ होता है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32। क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन को जब हम बांटते हैं तो पहले ऑर्बिट में 2, फिर 8, पहले 2 था, फिर 8 था, फिर 18 था, फिर 32 था, याद रखोगे। इसके अलावा जो ये तो लगभग भाई साहब ऐसा है कि तो उन्होंने फिक्स है कि क्वेश्चन देना ही देना है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैक्सिमम 8। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8। अब कहोगे सर जी अभी तो आप 8, 18, 32 बता रहे थे और अभी आप कह रहे हो 8 है। इसका क्या लॉजिक है ये मैं आपको समझाऊंगा जब केमिस्ट्री के थोड़े और चैप्टर हो जाएंगे, तो केवल यही वाला टॉपिक आएगा जिसमें आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, एक टेबल पढ़ा होगा आपने, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, याद आया, सर चकरा जाता था,
तब बताऊंगा कि 8 का क्या कॉन्सेप्ट है। अभी मेरे रिक्वेस्ट आप याद कर लेना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? वो 8 होते हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन आर नॉट एकोमोडेटेड इन गिवन सेल अनलेस द अर्लियर सेल आर फिल्ड, दैट इज स्टेप वाइज फिलिंग ऑफ सेल इज फॉलोज। अब ये सर, ये स्टेप वाइज फिलिंग का क्या मतलब है? स्टेप वाइज फिलिंग का मतलब है बेटा, पहले के सेल भरेगा, फिर एल भरेगा, फिर एम आएगा, फिर एन आएगा। जब सेल भरते हैं ना इलेक्ट्रॉन का, तो पहले के को भरा जाता है, फिर एल को, फिर एम को, फिर एन को। स्टेप वाइज फिलिंग होती है सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की, पहले के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, स्टेप वाइज चलते हैं। ठीक है, तो ये 3 रूल है इलेक्ट्रॉन बांटने का। फॉर्मूला 2n², आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, और स्टेप वाइज इनकी फिलिंग होती है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या है? The number of electron present in the outermost cell of an atom are known as valence electron। अभी बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। जो सबसे आखिरी में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, मैं लिखता हूं 2 8 1। क्या लिख रहा हूं? 2 8 1, तो लास्ट में क्या बोला? 1, तो 1 को बोलेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसे में लिखता हूं 2 8 2, तो लास्ट में 2, तो इसे बोलेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। जो सबसे आखिरी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एलिमेंट विथ 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे एलिमेंट जिसके 8 इलेक्ट्रॉन हो, बैलेंस सेल में सबसे आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, जिसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, जैसे 2 8 और लास्ट में 8। क्लियर हो गया? क्या बोला? जिसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, जिसके एंड में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, उसको हम बोलते हैं बेटा इनर्ट गैस और नोबल गैस। याद रखोगे क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस और नोबल गैस। नोबल गैस यूजुअली नोबल गैस बोलते हैं, तो आप नोबल गैस वर्ड याद रखो। कौन होता है नोबल गैस? जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नोबल गैस। केवल हीलियम को छोड़कर, हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हीलियम एक्सेप्शन केस है। बाकी जितने भी नोबल गैस होता है बेटा, उन सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? जैसे हीलियम एक्सेप्शन केस है, हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में 0 होते हैं। क्यों? क्योंकि हीलियम का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही 2 होता है। तो जब हम 2 को बांटते हैं तो 2 पहले सेल में 2 आ गया, तो बचा ही नहीं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसका आउटर मोस्ट सेल पूरा फिल है। या मैं आपको सिंपल भाषा में अगर बताना चाहूं, मैं जानता हूं गलत है, कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 0 है, क्योंकि 2 की जगह पहला 2 फिल हो गया, फिर उसके लिए कुछ बचा ही नहीं। तो हीलियम एक्सेप्शन केस है, उसके आउटर मोस्ट सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये नोबल गैस होता है। बाकी सभी नोबल गैस जो होते हैं, आर्गन वगैरह, नियॉन वगैरह, उन सब में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब आते बेटा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन होंगे उसे ही एटॉमिक नंबर कहेंगे। जैसे मैंने कहा, आपसे एग्जाम में आ गया कि एक एलिमेंट एक्स है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कैसा आता है? एक एलिमेंट एक्स है, उसमें प्रोटॉन 5 है, प्रोटॉन 5 है। कितने प्रोटॉन है? 5। तो बताओ उसका एटॉमिक नंबर। तो आप 5 पे टिक कर देना डायरेक्ट, सोचना भी मत, क्योंकि एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन और इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। तो देखिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है, एटॉमिक नंबर। देखिए आपके लिए सब लिखा हो भाई साहब, सब कुछ लिख के भेजा है मैंने आपके लिए, कुछ नहीं छूटा आपका। एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये तीनों एक ही चीज होती है। कौन कौन सी याद कर लो? एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, उतने ही एटॉमिक नंबर होंगे। जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो तीनों का मतलब एक ही है यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा मास नंबर। ये पिछली बार आया था दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर, मास नंबर। तो इसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं। प्रोटॉन, सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किस किस को ऐड करते हैं? सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दोगे तो मास नंबर आ जाएगा। पिछली बार दिल्ली पॉलिटेक्निक में आया था और उसके पिछली बार 2 बार लगातार जामिया पॉलिटेक्निक में भी आया। मास नंबर क्या होता है बेटा? जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम ऐड कर देते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, प्रोटॉन 5 है और न्यूट्रॉन 6 है तो मास नंबर क्या होगा? 11। 5 प्लस 5 ये 6 ये दोनों को ऐड कर दो 11 तो मास नंबर 11। क्लियर हो गया? देखिए मैंने आपको फॉर्मूले के रूप में लिखा बेटा, ऐसे नहीं था, ऐसे समझ ले, n इक्वल टू n प्लस पी, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन या n प्लस जेड, n मतलब न्यूट्रॉन और जेड मतलब एटॉमिक नंबर। भाई प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर भी तो होता है, यहां मैं इलेक्ट्रॉन भी लिख सकता हूं, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो मास नंबर में 2 चीज ऐड होगी, याद रहेगा, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं किस प्रकार एग्जांपल में आता है। अब ये एग्जांपल आया जी यूपी के अंदर, ये दे दिया और उन्होंने पूछा एटॉमिक नंबर बताओ, मास नंबर बताओ। तो बच्चों याद रखना, ये जो नीचे नंबर लिखा होता है इनको बोलते हैं एटॉमिक नंबर और ये जो ऊपर नंबर होता है इसे बोलते हैं मास नंबर। नीचे वाला क्या होता है? एटॉमिक नंबर और ये क्या होता है? मास नंबर। क्लियर हो गया? एटॉमिक नंबर, मास नंबर। इसका बताओ एटॉमिक नंबर कितना है? 15 और मास नंबर 31। इसका बताओ एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16। टेबल देखने की आवश्यकता ही नहीं है, यहीं से समझ लो ना। इसका बताओ सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 और मास नंबर 32। क्लियर हो गया? तो ये वाला क्या होता है? एटॉमिक नंबर और ये वाला क्या होता है? मास नंबर। क्लियर हो गया? अच्छा, आपको पता है मैं इससे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी फाइंड कर सकते हैं। सर जी कैसे? एटॉमिक नंबर क्या है? 16, तो प्रोटॉन भी 16 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 16 होगा। और मैं न्यूट्रॉन भी फाइंड कर सकता हूं, 32 में 16 माइनस कर दो तो न्यूट्रॉन 16। चलिए एक और एग्जांपल, मैं इसको इस तरीके से समझाता हूं। यहां देखो, बताओ, एक एक चीज पूछूंगा और मन में सोच के आंसर बताना कि आपको पता है नहीं पता। 8, पहले बताओ प्रोटॉन कितने होंगे? तो 8। ये नीचे वाला ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो वो भी 8। एटॉमिक नंबर क्या होंगे? वो भी 8। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर तीनों सेम ही होते हैं। चलिए मास नंबर तो 16 दिख रहा है। अब मुझे बताओ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? तो 16 में से 8 माइनस करोगे, 8 आपका न्यूट्रॉन आ जाएगा। ऐसे ही इसमें प्रोटॉन 15 है, इलेक्ट्रॉन भी 15 है, न्यूट्रॉन भी 15 है, सॉरी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 15 है। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? 31 में से 15 को माइनस कर दोगे, 16 आएगा। तो 16 जो आपका न्यूट्रॉन होगा और मास नंबर तो आप जानते हो 31 है। क्लियर हो गया? तो केवल इतने से क्वेश्चन में मैं कितनी चीजें पूछ सकता हूं। लास्ट बार पूछ लेता हूं, बताओ अब जल्दी जल्दी आंसर देना अपने मन के अंदर। प्रोटॉन बताओ, शाबाश 11 मन में चल रहा है ना। इलेक्ट्रॉन 11, ठीक है। अच्छा अब बताओ एटॉमिक नंबर 11, शाबाश। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? 23 में से 11 को माइनस कर दोगे तो 12 आ जाएगा, तो वो हमारा न्यूट्रॉन होगा। क्लियर हो गया? और मास नंबर 23। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आता है बेटा आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप होते हैं सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास हो। क्लियर हो गया? आइसोटोप क्या होता है? जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मास नंबर हो, उन्हें हम आइसोटोप कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। जितने भी आइसोटोप होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंट होती है। क्लियर हो गया? क्या क्या बताया आइसोटोप के बारे में? आइसोटोप होता क्या है? सेम एटॉमिक नंबर होगा, डिफरेंट मास नंबर होगा और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगी बट फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है। अब आता है एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप को समझने के लिए अगर समझ में आता है एग्जांपल समझ लो। हाइड्रोजन के बेटा 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। तो बेटा हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3 आइसोटोप। दे आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन और इनके नाम पूछते हैं। तो पहला नाम प्रोटियम, दूसरा नाम ड्यूट्रियम और तीसरा नाम ट्रिटियम। याद रखोगे? प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। प्रोटियम में एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1, ड्यूट्रियम में एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2 और ट्राइटियम में एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 3। अब देखो जो मैं आपको समझाता आइसोटोप होता क्या है। एटॉमिक नंबर तीनों के 1 है, ध्यान से देखो। एटॉमिक नंबर 1 1 1 तीनों के सेम है बट मास नंबर जो है वो तीनों का अलग अलग है। तो जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो उन्हें ही हम आइसोटोप कहते हैं। तो बेटा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। आगे बढ़ते हैं कार्बन। कार्बन के 2 आइसोटोप पाए जाते हैं बेटा। कार्बन के 2 आइसोटोप पाए जाते हैं, एक होता है 612 और एक होता है 614। 2 आइसोटोप याद रखोगे,
कार्बन के 612 और 614। अब देखो एटॉमिक नंबर सेम है 66, बट मास नंबर दोनों के अलग अलग है। तो हाइड्रोजन के 3 और कार्बन के 2। अब मैंने आपके 2 ही क्यों बताया, और भी तो होते हैं, क्योंकि अधिकतर 3 चीज पूछ जाती है, एक तो आपका हाइड्रोजन, एक कार्बन और तीसरा क्लोरीन। अधिकतर एग्जाम में यही आता है। ऐसे क्लोरीन भी इसके 2 आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं, जिनका एक का मास 35 होता है और एक का मास 37 होता है। एक का मास कितना होता है 35 और एक का मास 37 होता है। तो ये 3 आपको आइसोटोप याद रखना है, हाइड्रोजन का, कार्बन का और क्लोरीन का। नेक्स्ट आते हैं बेटा, आइसोटोप का यूज कहां होता है। तो सारे यूज तो नहीं पूछेगा, लेकिन एज पर द सिलेबस आपको 3 पता होना चाहिए। आइसोटोप का यूज कहां होता है। पहला यूरेनियम, बेटा यूरेनियम का इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। यूरेनियम के आइसोटोप्स का यूज कहां होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में। ऐसे कोबाल्ट के आइसोटोप का इस्तेमाल बेटा होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के ट्रीटमेंट में। और ऐसे ही आयोडीन के आइसोटोप का इस्तेमाल होता है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, जिसे हम हिंदी बोलते हैं गेंगा रोग, जिसमें जो नेक होती है ना, गर्दन, वो बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो 3 बातें याद रखोगे। यूरेनियम के आइसोटोप का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में, कोबाल्ट के आइसोटोप का इस्तेमाल ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, और आयोडीन का इस्तेमाल ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर में। मुझे याद है क्वेश्चन आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इनमें से किसका इस्तेमाल ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में होता है। तो उसका आंसर कोबाल्ट था, वहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। चलिए अब आता है बेटा मास आइसोबार। ये आइसोबार क्या होता है, तो ये आइसोटोप का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, सेम मास नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। क्लियर हो गया मैंने क्या बोला, सेम मास नंबर होगा, मास नंबर सेम होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, इसको हम आइसोबार कहते हैं। आप एग्जांपल देख लो, देखिए मास नंबर सेम है 22, ये बताया था ना मास नंबर होता है ऊपर का, तो ये मास नंबर सेम है बट बेटा एटॉमिक नंबर दोनों का डिफरेंट है। ऐसे एक और एग्जांपल देख लो, देखो मास नंबर सेम है, मास नंबर देख रहा है 40 सेम है और एटॉमिक नंबर दोनों का डिफरेंट है। तो जब मास नंबर सेम हो बट एटॉमिक नंबर अलग अलग हो तो उसे बोलते हैं बेटा आइसोबार। और आइसोबार की क्या क्या खासियत होती है, तो आइसोबार में कुछ बातें याद रखना। इनका जो सेम मास नंबर होता है, अभी पढ़ चुके हैं, इनकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होती है। आइसोबार में सेम मास नंबर होता है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होती है इनकी। डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन भी अलग पाए जाते हैं, और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी थी, ये सब आइसोबार की थी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी याद रखनी है, 4 बातें याद रखना है। सेम मास नंबर होता है, केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है एक दूसरे की, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी अलग होते हैं और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट होता है। तो एक चीज याद रखोगे, सेम मास नंबर होता है, बाकी सब डिफरेंट ही होता है। ऐसे याद कर लो ना, बार बार कितनी बातें याद करोगे। सेम मास नंबर याद रखो आइसोबार में, बाकी सब डिफरेंट ही होता है। ठीक है, इतनी बात याद करना, सिंपल। लास्ट में मैंने आपके लिए क्या करा, एक टेबल बना दिया, ताकि जो पूरे चैप्टर पढ़ा ना उसका मेन पार्ट ये आता है एग्जाम में। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन क्या होता है, नो चार्ज, जिसे हमने बोला था न्यूट्रल। नो चार्ज की जगह न्यूट्रल भी आप लिख सकते हो। उसके अलावा प्रोटॉन कहां पाया जाता है, तो न्यूक्लियस में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन ये आपको बताया था न्यूक्लियस के चारों ओर, आउटसाइड द न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। इस पे पूरी कहानी बताई थी मैंने, थ्योरी आपको। फिर न्यूट्रॉन भी कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर ये भी एग्जाम में आ चुका है, न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। बताओ बेटा न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन। इसका मास कितना होता है, इसका मास होता है बेटा 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, और यही मास सेम इसका भी होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, सेम ही है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, बट इलेक्ट्रॉन का मास अलग होता है। इसका मास क्या याद रखोगे, 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। और लास्ट बात, इसका जो रिलेटिव मास होता है वो इक्वल होता है हाइड्रोजन के। इसका भी रिलेटिव मास जो होता है वो भी इक्वल होता है हाइड्रोजन के, दोनों सेम ही है, बट इसका जो रिलेटिव मास होता है बेटा वो 1/1840 होता है हाइड्रोजन एटम के। इसका रिलेटिव मास हाइड्रोजन के इक्वल है, इसका रिलेटिव मास भी हाइड्रोजन के इक्वल है, बट इसका रिलेटिव मास 1/1840 होता है हाइड्रोजन एटम के कंपैरिजन। ठीक है, तो ये था आपका डे 4 का पूरा सिलेबस, जिसमें एटम पढ़े आपने, एटम्स की प्योर थ्योरी, सब कुछ इससे बाहर आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं आया। तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेष बेटा। तो प्लीज आप इस वीडियो को दूर तक
जो बच्चे पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके नज़र में हो, आपके दोस्त हो, उन तक पहुंचाएं, उनको बताएं कि आप अच्छे से तैयारी करो, आपकी रैंक बहुत अच्छी आए। मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट विशेष बेटा।